Hello everyone, my name is Bhavna Tanwar and today we'll be studying topic 7 of the TPA, that is transfer for the benefit of the unborn. So in this topic we'll be looking into how a property can be transferred for the benefit of an unborn person who is not born, who is not in existence. So basically जैसे कि हमने सेक्शन 5 में पढ़ा है कि ट्रांसफर बिटवीन दो लिविंग पर्सन होता है, ट्रांसफर इज इंटरवाइवस, दो लोग जो जिंदा है उनके बीच में ट्रांसफर हो सकता है प्रॉपर्टी का। लेकिन जो हमारा सेक्शन 13 है वो इस रूल का एक्सेप्शन है, उसमें हम किसी अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। जो ये अनबॉर्न पर्सन है ये मतलब डिपेंड, ये उस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि चाइल्ड वूम में है, चाइल्ड वूम में नहीं है, चाहे वो चाइल्ड कंसीव भी ना हुआ हो तो भी आप उसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो। भले ही जिसके चाइल्ड के लिए आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो उस इंसान की शादी भी नहीं हुई, उसकी मैरिज भी नहीं हुई हो, तब भी आप उसके अनबॉर्न के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो। और ये जो अनबॉर्न पर्सन है कोई भी हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, किसी भी अनबॉर्न के बेनिफिट के लिए यू कैन ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी। ठीक है। सो इसमें हमें सेक्शन 13 से 18 तक देखने हैं टीपीए के, जो सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो हम अनबॉर्न के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं उसके कुछ रूल्स हैं। हम डायरेक्टली अनबॉर्न को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। पहले हमें किसी भी लिविंग मेजर पर्सन, मेजर जो 18 से अबव है और वो लिविंग होना चाहिए, उसके फेवर में हमें प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। वो हमारा एक तरीके से ट्रस्ट की तरह काम करता है। वो जब तक अनबॉर्न पैदा ना हुआ होता है तब तक उस प्रॉपर्टी को अपने साथ रखता है। तो किसी इंसान के फेवर में पहले हम प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, फिर जब अनबॉर्न बॉर्न हो जाता है फिर उसके फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट बनता है। ठीक है। सो जो प्रायर इंटरेस्ट है वो सिर्फ प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए क्रिएट किया जाता है। ठीक है। लेकिन जब अनबॉर्न पैदा हो जाता है तो उसका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आ जाता है उस ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी में, बिकॉज जो पूरा ये ट्रांसफर किया गया है अल्टीमेटली अनबॉर्न के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर किया गया है। ठीक है। तो हम इसे आगे प्रायर इंटरेस्ट, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी क्या है, कितने टाइम के लिए, मतलब पीरियड ऑफ परपेचुइटी क्या है मैक्सिमम। ठीक है। उसके बाद हम अगर पूरी क्लास को ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, हम ट्रांसफर कोई प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो इसमें एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं। सो विल लुक इनटू ऑल दीज थिंग्स। इसमें हम 3 केसेस भी पढ़ेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो सबसे पहला जो सेक्शन 13 है वो हमारा ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन के बारे में डील करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है। सो जैसे कि हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखें, where on a transfer of a property and interest there is created for the benefit of a person not in existence at the date of transfer। मतलब ये बोल रहा है कि ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं हम उस पर्सन के बेनिफिट में जो डेट ऑफ ट्रांसफर के टाइम पे एग्जिस्टेंस में नहीं है, मतलब हम अनबॉर्न के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। फिर है सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर। तो उससे पहले हमें प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। उसी प्रॉपर्टी का प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा किसी लिविंग और मेजर पर्सन के फेवर में। ठीक है। created by the same transfer, the interest created for the benefit of such person मतलब unborn, shall not take effect unless it extends to the whole of a remaining interest of the transfer and in the property। मतलब जो चाइल्ड है, जो अनबॉर्न चाइल्ड है, उसके फेवर में होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट, मतलब उसके फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है। सो जैसे कि जो डायग्राम के थ्रू आप देखो जो मैंने बनाया है, सबसे पहले ए ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है। ठीक है। वो फिर बी पर्सन के फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करता है। ठीक है। प्रायर इंटरेस्ट मतलब आप प्रॉपर्टी को बस रख सकते हो अपने पास। ठीक है। आप उसके मेंटेन करना है, आप इंजॉय कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को, पर आप उस प्रॉपर्टी को सेल, मॉर्टगेज, ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपका सिर्फ प्रायर इंटरेस्ट है जो कि सिर्फ एक लिविंग और मेजर पर्सन के फेवर में हो सकता है। फिर जो सी है वो अनबॉर्न चाइल्ड है, चाइल्ड नॉट बॉर्न। ठीक है। अनबॉर्न चाइल्ड है, उसके फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो। तो दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको लिविंग पर्सन के फेवर में आप प्रायर इंटरेस्ट ही क्रिएट करोगे, नो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन। ठीक है। एंड नो प्रायर इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ चाइल्ड, अनबॉर्न चाइल्ड। ठीक है।
जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसके फेवर में आपको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा, मतलब पूरी तरीके से उसे प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले आप बोल रहे हो कि पहले मैं बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ, उसके फेवर में प्रायर इंटरेस्ट है, देन फिर सी को प्रॉपर्टी जाएगी अनबॉर्न को, सी भी अनबॉर्न है, उसके फेवर में भी प्रायर इंटरेस्ट है, फिर जो सी का बेटा पैदा होगा उसको एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी मिलेगी। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जो अनबॉर्न है उसको प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली मिलनी चाहिए, ठीक है। सो जैसे कि हम इलस्ट्रेशन भी देखें, A transfer property of which he is the owner to B in a trust for A and his intended wife successively for their lives, ठीक है। तो पहले वो B के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, ठीक है, और उसकी फिर उसके वाइफ के फेवर में, ठीक है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द सर्वाइवर फॉर द एल्डेस्ट सन ऑफ द इंटेंडेड वाइफ, तो फिर वो बोलता है कि जो प्रॉपर्टी पहले बी को ट्रांसफर हो रही है, फिर उसकी वाइफ को प्रॉपर्टी जाएगी। सो वो दोनों तो लिविंग है, बी भी लिविंग है और उसकी वाइफ भी लिविंग है, तो उन दोनों के लिए ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है। जो प्रायर इंटरेस्ट है वो कितने भी लोगों के फेवर में क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। फिर वो बोलता है कि जब ये दोनों जो ये हैं इनकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद जो एल्डेस्ट सन पैदा होगा ना, उसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट आएगा। फिर उसके बाद जो सेकेंड सन पैदा होगा, ठीक है, ठीक है, उसके फेवर में हम एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो जो ये इंटरेस्ट क्रिएट करा गया बेनिफिट ऑफ द एल्डेस्ट सन, ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो उसको कंप्लीट इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, वो उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, वो तो अनबॉर्न है। लेकिन हमें जो अनबॉर्न है उसके लिए हमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, हम अनबॉर्न के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, लिविंग पर्सन के फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर उसकी डेथ के बाद एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाएगा अनबॉर्न के फेवर में, ठीक है। सो जिसके फेवर में प्रायर इंटरेस्ट है, ही कैन नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, ही कैन नॉट सेल, मॉर्टगेज, गिफ्ट, एक्सचेंज, वेल, कुछ भी उस प्रॉपर्टी के साथ नहीं कर सकता है वो पर्सन जिसके फेवर में प्रायर इंटरेस्ट। हमारे एग्जाम्पल में ए बी सी वाले में बी जो है वो उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, उसका सिर्फ प्रायर इंटरेस्ट है। फिर जो अनबॉर्न है उसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है। अनबॉर्न के फेवर में वी कैन नॉट क्रिएट एन लाइफ इंटरेस्ट, उसके फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, और वो प्रॉपर्टी को सेल, मॉर्टगेज, गिफ्ट, वो ट्रांसफर, वो उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकता है, वो उसी की प्रॉपर्टी है बेसिकली, ठीक है। अब जो ये ट्रांसफर है, जैसे कि हमें पता है कि ये वन जनरेशन टू अनदर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। हम ये नहीं बोल सकते कि अनबॉर्न के फेवर में भी लाइफ इंटरेस्ट है, फिर जो उसका बेटा पैदा होगा उसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट, फिर जो उसका बेटा पैदा होगा उसको हम एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे देंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये किस लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे जनरेशन टू जनरेशन अगर हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे तो एक तरीके से वो प्रॉपर्टी बच जाएगी, इट लीड्स टू टाइंग अप द प्रॉपर्टी, और ये हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू, द पर्पस ऑफ द एक्ट इज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, तभी तो मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी वो आगे बढ़ती है जब हम उसे ट्रांसफर करते हैं। ऐसे तो हम एक ही उसमें देते रहेंगे जनरेशन में, हर जनरेशन को वही प्रॉपर्टी मिलती रहेगी, तो वो प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगी, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा को ट्रांसफर करे। तो ये चीज ना हो, इसीलिए अनबॉर्न के फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होता है, ठीक है। जिसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट या प्रायर इंटरेस्ट एक सेम चीज है, जिस इंसान के फेवर में होता है वो उस प्रॉपर्टी को इंजॉय कर सकता है जब तक वो उसके पास है। जैसे ही अनबॉर्न चाइल्ड बॉर्न होता है उसका उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसका वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है, और फिर जिसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट है, अगर उस पर्सन की डेथ हो गई है, फिर अनबॉर्न का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। जो लाइफ इंटरेस्ट है वो हम एक से ज्यादा पर्सन के फेवर में भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बोलता है कि मैं बी पर्सन के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, फिर बी के बाद मैं उसकी वाइफ के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, फिर मैं उसके भाई के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद जब इन तीनों की डेथ हो जाएगी उसके बाद सी को एब्सोल्युटली वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस केस में जैसे ए है, फिर वो बी और ई के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। लाइफ इंटरेस्ट कितने भी, मतलब 100 लोगों में भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है वो सिर्फ एक ही पर्सन के फेवर में क्रिएट हो सकता है, जो कि है अनबॉर्न, ठीक है।
अब आप इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है, और फिर जो बी का जो अनबॉर्न चाइल्ड होगा सी, उसके फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया है। अब अगर ये अनबॉर्न चाइल्ड बॉर्न ही नहीं होता है, ये पैदा ही नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो क्या प्रॉपर्टी बी को मिल जाएगी? नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो वापस ए के पास चली जाएगी। बी का उसमें सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट था, उसकी वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी वापस ए ओरिजिनल ओनर के पास चली जाएगी। और अगर ए अलाइव नहीं है तो वो प्रॉपर्टी सक्सेशन के थ्रू ए के हेयर्स को मिलेगी, बी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। So now we'll look into section 14, that is rule against perpetuity. Section 14 सबसे ज्यादा important है कि इसी पे मतलब सबसे ज्यादा questions आते हैं। So ये rule है against perpetuity. Perpetuity means कोई चीज हमेशा के लिए होना, मतलब जो आप प्रॉपर्टी है आप उसे हमेशा के लिए, मतलब आप उसका ट्रांसफर डिले नहीं कर सकते, आप हमेशा के लिए डिक्टेट नहीं कर सकते हो कि प्रॉपर्टी कब तक ट्रांसफर होगी, कैसे ट्रांसफर होगी। तो यही है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। परपेचुइटी मीन्स एक अनएंडिंग ट्रांजैक्शन, एक तरीके से, मतलब आप प्रॉपर्टी को टाई अप करते रहे हो और उसे मतलब उसे ट्रांसफर नहीं होने दे रहे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये रूल परपेचुइटी के अगेंस्ट वर्क कर सकता है। जो ट्रांसफरर है वो ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी कब अनबॉर्न को मिलेगी, लेकिन इसके दो लिमिटेशंस है। ठीक है, तो जो ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी है वो परपेचुइटी में डिक्टेट नहीं हो सकती है, हमेशा के लिए वो नहीं डिक्टेट हो सकती, लेकिन जो ओनर है, जो ओरिजिनल ओनर है, वो तब तक प्रॉपर्टी की ओनरशिप को डिक्टेट कर सकता है, दो केसेस में कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले जो जिसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया वो पर्सन अलाइव है जब तक, और दूसरा जब तक अनबॉर्न 18 ईयर्स का हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले टिल द पर्सन हैविंग लाइफ इंटरेस्ट इज अलाइव, जिसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट है वो अलाइव है। लाइफ इंटरेस्ट कितने भी लोगों के फेवर में हो सकता है, जब उन सब लोगों की डेथ हो जाएगी तब तक कर सकता है। दूसरा, टिल द अनबॉर्न टर्न्स 18 ईयर्स ऑफ द एज, तब तक अनबॉर्न जो मेजोरिटी मतलब 18 साल का हो जाता है तब तक डिले कर सकता है। इसमें जो भी पीरियड, जैसे माइनर अगर पहले 18 साल का हो गया तो उसे एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी मिल जाएगी, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा प्रॉपर्टी में। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जो है अनबॉर्न वो 18 ईयर्स का नहीं हुआ, उससे पहले ही जिसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट है उसकी डेथ हो गई, सो जो माइनर है उससे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो जो परपेचुइटी है उससे मतलब जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, ओरिजिनल ट्रांसफर उसे दो केसेस में ही कर सकता है डिक्टेट। ठीक है, जैसे कि हम बेया की लैंग्वेज देखें, नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन लिविंग। इससे हमें पता चलता है कि जो लाइफ इंटरेस्ट है वो वन और मोर पर्सन लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, मतलब उसके लाइफ टाइम से ज्यादा नहीं हो सकता, एंड द माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन हु शैल बी इन एग्जिस्टेंस एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, मतलब जब ये पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद जो पर्सन बॉर्न होगा उसकी माइनॉरिटी तक 18 ईयर्स मतलब जो है डिले कर सकते हैं। and to whom if he attains full age the interest created is so belong, जिसके लिए इंटरेस्ट क्रिएट है उसके 18 ईयर्स तक। ठीक है, तो परपेचुइटी में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है, लेकिन दो केसेस में जो ओनर है वो प्रॉपर्टी को डिक्टेट कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी फॉर बी फॉर लाइफ। ठीक है, और उसके बाद वो बी के सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है फॉर लाइफ, मतलब वो पहले बी के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट करता है, फिर जो उसका अनबॉर्न सन है उसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है, और फिर बोलता है कि फिर जो बी के सन का सन होगा उसको एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी जाएगी। ये जो ट्रांसफर है ये वॉइड है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन टाइम इमेमोरियल इट कैन नॉट बी ट्रांसफर। ठीक है, तो ये वॉइड है। ठीक है, सो जैसे ही सन बॉर्न होता है उसका उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन ट्रांसफरर डिसाइड कर सकता है कि जो अनबॉर्न है, वो जो अनबॉर्न है जैसे वो बॉर्न होता है उसका वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन ट्रांसफर डिसाइड कर सकता है कब अनबॉर्न का वेस्टेड इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। अगर अनबॉर्न के वेस्टेड इंटरेस्ट स्टार्ट होने से पहले ही अनबॉर्न की डेथ हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी है वो वापस ओरिजिनल ओनर वापस ए को मिल जाएगी। ठीक है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट माइनॉरिटी तक हो सकता है डिले, या फिर लाइफ ऑफ द पर्सन हैविंग द लाइफ इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक और एग्जाम्पल लें कि जो ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी फॉर लाइफ, और फिर बोला कि जो बी का फर्स्ट चाइल्ड पैदा होगा
जब वो 25 ईयर्स का हो जाएगा तब उसे वो प्रॉपर्टी मिलेगी। सो ये ट्रांसफर क्या हुआ? दिस ट्रांसफर इज वॉइड, क्योंकि आप मैक्सिमम 18 ईयर्स तक ही डिले कर सकते हो। आपने बोला कि जो अनबॉर्न है उसे प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब वो 25 ईयर्स का हो जाएगा। तो दिस इज टोटली वॉइड बिकॉज इट इज जो सेक्शन 14 है उसके अगेंस्ट है। ठीक है, सो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के अगेंस्ट है, तो ये वॉइड है। ठीक है, सो जैसे कि ए ट्रांसफरर ने पहले बी के फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया, फिर सी के फेवर में जो अनबॉर्न है उसके फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया। सो अगर ऐसा होता है कि जो सी है वो बॉर्न ही नहीं होता तो प्रॉपर्टी वापस ए को चली जाएगी। और अगर ए ने जो सी का इंटरेस्ट है वेस्टेड इंटरेस्ट वो 18 ईयर्स तक डिले कर दिया है उसकी माइनॉरिटी तक, तो अगर सी पैदा तो हुआ, अनबॉर्न पैदा तो हुआ, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट 18 साल के होने से पहले ही उसकी डेथ हो गई, तो भी प्रॉपर्टी वापस ए को चली जाएगी। ठीक है, और अगर ए ने उसका इंटरेस्ट डिले नहीं किया तो सी बॉर्न हुआ और जैसे वो पैदा होगा तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में स्टार्ट हो जाएगा। और अगर फिर अनबॉर्न की डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी उसके ही हेयर्स को मिलेगी सक्सेशन के थ्रू। ठीक है, अगर जो ए ने डिले नहीं किया होगा ट्रांसफरर ने। ठीक है, सो अब हम देखेंगे सेक्शन 15। सेक्शन 15 बात करता है ट्रांसफर टू अ क्लास सम ऑफ हुम कम अंडर सेक्शन 13 और 14। मतलब हम ऐसी क्लास ऑफ पर्सन, एक ही लेवल के पर्सन के फेवर में हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, और अगर उनमें से कुछ का इंटरेस्ट फेल हो जाता है तो इसमें सेक्शन में बताया गया जो दूसरों का इंटरेस्ट है वो वैलिड रहेगा। सो अब जैसे कि हम सेक्शन देखें, इफ ऑन अ ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन क्रिएटेड फॉर अ बेनिफिट ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, किसी क्लास के लिए हम बेनिफिट क्रिएट कर रहे हैं विद रिगार्ड टू सम ऑफ whom such interest fail by a reason of any of the rule contained in section 13 और 14। सो जो भी 13 और 14 में रूल्स दिए गए उनकी वजह से वो जो इंटरेस्ट है वो फेल हो जाता है कुछ लोगों के फेवर में। ठीक है, हम बहुत सारे एक ही क्लास के लोगों के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट करें, कुछ लोगों के फेवर में वो फेल हो गया 13 सेक्शन और 14 सेक्शन की वजह से। 13 सेक्शन है हमारा कि प्रायर करना पड़ेगा पहले, फिर एब्सोल्यूट क्रिएट करना पड़ेगा। 14 है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। ठीक है, इन दोनों की वजह से अगर कुछ के फेवर में फेल हो गया तो सच इंटरेस्ट फेल्स इन रिगार्ड टू दोज पर्सन ओनली एंड नॉट इन रिगार्ड टू होल क्लास। तो मतलब वो सारी क्लास के लिए, सबके लिए फेल नहीं होगा, औरों के लिए वो वैलिड रहेगा। ठीक है, सो व्हेन द इंटरेस्ट इज क्रिएटेड फॉर अ क्लास ऑफ पर्सन एंड इट फेल्स in regard to some of the person due to any reason of section 13 and 14, such ट्रांसफर विल रिमेन वैलिड फॉर अदर पर्सन। सो जैसे कि हम डायग्राम से देखें, सो ए है ट्रांसफरर, उसने बी के फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया, फिर उसने बोला कि जो बी की डॉटर पैदा होगी उसे वो एब्सोल्युटली जाएगी प्रॉपर्टी जब वो 25 ईयर्स की हो जाएगी, और बोला कि जो डी का अनबॉर्न सन पैदा होगा उसे वो प्रॉपर्टी का आधा जाएगा जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा। तो आधा डॉटर को मिलेगा जब वो 25 साल की हो जाएगी और आधा सन को मिलेगा जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डॉटर के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट किया गया एब्सोल्यूट इंटरेस्ट वो वॉइड है क्योंकि वो सेक्शन 14 के अगेंस्ट है, क्योंकि आप 18 ईयर्स तक ही डिले कर सकते हो माइनॉरिटी तक, लेकिन यहाँ पे जो 25 ईयर्स किया दैट इज वॉइड। लेकिन जो सन का है 18 ईयर्स वो कंप्लीटली वैलिड है। तो अगर डॉटर का फेल हो गया तो सन का वैलिड रहेगा, क्योंकि एक क्लास ऑफ पर्सन के लिए फेल हुआ है दूसरे के लिए वो वैलिड रहेगा। पहले सेक्शन में था कि जो अगर एक के लिए फेल हो गया तो सबके लिए फेल हो जाएगा, लेकिन ये जो सेक्शन है ये 1929 में अमेंड किया गया और बताया कि एक के लिए फेल होगा तो दूसरे के लिए वो वैलिड रहेगा। बस यही है इस सेक्शन में। So now we'll see section 60, that is transfer to take effect on failure of a prior interest। ये सेक्शन बोलता है कि अगर जो प्रायर इंटरेस्ट है वो फेल हो गया तो उसके बाद जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट है वो भी फेल हो जाएगा। तो इसे आप पिछले वाले सेक्शन के साथ कंफ्यूज मत करना। पिछले वाले सेक्शन क्लास ऑफ पर्सन के बारे में बात करता है और ये ऐसे इंटरेस्ट के बारे में बात करता है जो पहले इंटरेस्ट के फेल होने के बाद टेक प्लेस करेगा। ठीक है, अगर पहला इंटरेस्ट फेल हो गया, अगर वो वॉइड है सेक्शन 13 और 14 की वजह से, तो जो उसके बाद जो चीज होने वाली है वो भी वॉइड हो जाएगी। सो जैसे कि वेयर बाय अ रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 13 और 14, सेक्शन और 13 14 की वजह से अगर an interest created for the benefit of a person or a class of person fails,
क्लास ऑफ पर्सन और पर्सन के फेवर में कोई बेनिफिट किया गया है वो फेल हो जाता है, ठीक है। उस एक पर्सन के लिए, पूरी क्लास के लिए अगर कोई बेनिफिट फेल हो जाता है, एनी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द सेम ट्रांजैक्शन, अगर उस सेम ट्रांजैक्शन में कोई और इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है जो उसके फेल होने के बाद मिलेगा, वो भी फेल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए ट्रांसफर, एक पर्सन है उसने अपनी प्रॉपर्टी प्रायर इंटरेस्ट में बी को ट्रांसफर करी, ठीक है। बोला कि आपका लाइफ इंटरेस्ट है। फिर बोला कि जो आपका सन पैदा होगा सी, जब वो 25 ईयर्स का हो जाएगा उसे वो प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो जाएगी अनबॉर्न को, ठीक है। सी को एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो जाएगी 25 ईयर्स के एज पे। फिर वो बोलता है कि अगर बी की डेथ हो जाती है और उसका सन पैदा ही नहीं होता, अगर सी पैदा ही नहीं होता, तो वो प्रॉपर्टी डी को मिल जाएगी एब्सोल्युटली, एक और पर्सन है उसको वो प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली मिल जाएगी। सो यहाँ पे जो सी के फेवर में, अनबॉर्न है जो सी, उसके फेवर में जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है वो वॉइड है, क्योंकि वो सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुइटी को वॉयलेट कर रहा है, वो 25 ईयर्स तक ट्रांसफर को डिले कर रहा है, तो वो वॉइड है। तो जो उसके बाद डी के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है कि अगर सी को प्रॉपर्टी नहीं मिली, वो बॉर्न नहीं है, तो डी को मिल जाएगी, वो भी फेल हो जाएगा, ठीक है। सो इफ अ स्पेसिफिक ट्रांसफर फेल्स, एनी ट्रांसफर इंटेंडेड टू टेक प्लेस आफ्टर दैट आल्सो फेल। अगर पहला फेल हो गया प्रायर इंटरेस्ट, और जो उसके फेलियर की वजह से जो चीज होनी थी वो भी फेल हो जाएगी। सो सेक्शन 16 बस इतना ही बताता है। So now we look into section 17. Section 17 talks about direction for the accumulation. ये accumulation की बात करता है। accumulation मतलब कोई चीज को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, मतलब accumulate करना। So किस चीज के accumulation की बात करता है? ये income, मतलब जो पैसे आ रहे हैं उस प्रॉपर्टी से, उसकी accumulation के बारे में बात करता है, ठीक है। So ये सेक्शन बोलता है कि जो ट्रांसफर है, अगर वो अग्रीमेंट में क्लॉज के थ्रू ये बोल देता है कि इस प्रॉपर्टी जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ उसमें से आपको जो इनकम जो एक्यूमुलेट होगी वो मुझे देनी है, उस इनकम का कोई पार्ट मुझे देना है, पूरी इनकम मुझे देनी है, तो वो वैलिड है, ठीक है। लेकिन ये क्लॉज, ये जो चीज है, ये हमें जो टर्म्स और एग्रीमेंट्स होंगे उस ट्रांसफर के, उसमें मेंशन करना पड़ेगा ट्रांसफरर को, ठीक है। ये एक डायरेक्शन देता है फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ द इनकम दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी ईदर होली और एनी पार्ट ऑफ इट। सो ये जो डायरेक्शन है ये ट्रांसफरर देता है ट्रांसफरी को। सो जो डायरेक्शन है वो मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए दी जा सकती है? मैक्सिमम लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, मतलब जो पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है जब तक वो अलाइव है तब तक ये डायरेक्शन दी जा सकती है। एंड सेकेंड, अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम अ डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर से 18 साल तक वो डायरेक्शन दी जा, जिस डेट पे ट्रांसफर की गई है प्रॉपर्टी उससे लेके 18 साल तक ये डायरेक्शन दी जा सकती है कि आप प्रॉपर्टी में से जो भी इनकम अराइज हो रही है उसे एक्यूमुलेट करेंगे। जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम पीरियड होगा तब तक वो इनकम जो है वो एक्यूमुलेट करी जा सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई इमेजिन कोई पर्सन 20 ईयर्स की एज का है और वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, ठीक है, और वो क्लॉज डालता है कि एक्यूमुलेट करनी है इनकम। सो वो जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है 40 ईयर्स तक, 40 ईयर्स की एज पे उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट थी वो पहले हम देखेंगे 18 ईयर्स, 18 ईयर्स मतलब 38 ईयर्स तक थी, और दूसरी क्या है? लाइफ ऑफ द ट्रांसफर, लाइफ ऑफ द ट्रांसफर क्या है? 40 ईयर्स। तो इसमें मैक्सिमम लिमिट क्या थी? 40 ईयर्स। जब ट्रांसफरर की डेथ हो जाती है तब तक आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस केस में ही हम देखें कि वो जब 20 ईयर्स था उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और उसकी डेथ हो गई 25 तक, 25 हो गई, लेकिन हमारा जो पीरियड है 18 ईयर्स वो भी बाकी है, वो कब खत्म होगा? 38 पे खत्म होगा। तो इस केस में मैक्सिमम पीरियड क्या है? 38 ईयर्स। तो हम इन दोनों में से देखेंगे जो भी मैक्सिमम पीरियड होगा तब तक जो है हम डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम दे सकते हैं। तो अगर अगर जो ये पीरियड एक्सीड हो जाता है, अगर ज्यादा, अगर फॉर एग्जांपल वो 50 इयर्स तक इनकम कलेक्ट करते रहते उसके हेयर्स, जो भी पर्सन की डेथ हो गई उसके हेयर्स 50 इयर्स तक कलेक्ट करते रहते, तो वो जो पोर्शन है बाद का वो वॉइड हो जाता है, ठीक है। जो जो 40 इयर्स तक रहेगा, जितना पोर्शन मतलब लिमिट के अंदर है वो तो वैलिड रहेगा, लेकिन जो पीरियड को एक्सीड कर रहा है वो पोर्शन वॉइड हो जाएगा, वो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन, मैक्सिमम जो पीरियड है वो कब तक दी जा सकती है? लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर। सेकेंड, द पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ
ट्रांसफर। लेकिन जो ये डायरेक्शन है ये 3 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होती है। 3 जो केसेस में है वो हम ये जो लिमिट है ये नहीं देखते हैं। ठीक है, जो ये पीरियड है बताया है हम नहीं देखेंगे 3 केसेस में। सबसे पहले पेमेंट्स ऑफ द डेट ऑफ द ट्रांसफर, जो ट्रांसफर के डेट है, कर्ज वगैरह है, उनके पेमेंट के लिए, या फिर जो उसके और भी अदर पर्सन जो उसकी जिसका इंटरेस्ट है उसके अंदर, उनके डेट के पेमेंट्स के लिए। दूसरा फॉर चिल्ड्रन और रिमोटर इशू, उसके जो बच्चे हैं, या रिमोटर इशू मतलब जो मतलब कजन्स वगैरह जो उसके रिश्तेदार टाइप्स हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए करी जा सकती है एक्यूमुलेट इनकम। तीसरा फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ प्रॉपर्टी, जो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई उसके मेंटेनेंस एंड फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। सो इन दीज 3 केसेस जो ये ऊपर वाला पीरियड है ये वैलिड नहीं होगा। इन तीनों केसेस में हमेशा 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 के लिए हम जो है इनकम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो जनरल रूल क्या है कि जो जो 2 कंडीशन है तब तक हम डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन दे सकते हैं, लेकिन 3 कंडीशन में ये जो पीरियड है ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, सो नाउ वी लुक इनटू सेक्शन 18 दैट इज ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। ये सेक्शन बताता है कि हम पब्लिक के बेनिफिट में हम परपेचुइटी हमेशा के लिए हम ट्रांसफर कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। सो द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सेक्शन 14, 16 एंड 17। 14 क्या है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। सेकंड क्या है कि अगर पहला फेल हो गया तो सब्सिक्वेंट भी फेल होगा। 17 क्या है कि कब तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो ये जो तीनों सेक्शंस रिस्ट्रिक्शन से रूल प्रिस्क्राइब करते हैं, शैल नॉट अप्लाई इन अ केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। सो अगर कोई ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक हो रहा है तो उस केस में जो ये सेक्शन रिस्ट्रिक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं दैट वोंट बी एप्लीकेबल। तो अगर वो एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी और कोई भी बेनिफिशियल पर्पस, मतलब ये बहुत ही ज्यादा वाइडर पर्सपेक्टिव दिया गया कि अगर कोई भी मैनकाइंड के लिए पर्पस हो रहा है, चीज हो रही है उनके बेनिफिट के लिए, तो उसमें जो ये रिस्ट्रिक्शन है एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टेम्पल है तो उस केस में परपेचुइटी प्रिंसिपल और ये तीनों मतलब ये डायरेक्शन जो है ये एप्लीकेबल नहीं होंगी अगर बेनिफिट ऑफ द पब्लिक के लिए कोई भी property is being transferred. So now we look into the cases. The first case is Ram Nivas versus Nanko. ये 1926 का केस है और ये बेसिकली सेक्शन 13 एंड 14 से डील करता है। So इसमें क्या होता है कि एक ना वेंडर होता है, मतलब ओनर होता है एक प्रॉपर्टी का, उसके पास 9 पाई ओल्ड शेयर होता है, एक प्रॉपर्टी होती है एक विलेज में। So वो डिसाइड करता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को सेल करूंगा और वो एक सेल डीड एग्जीक्यूट कर देता है परचेजर्स के फेवर में। ठीक है, लेकिन उस सेल डीड में वो एक क्लॉज डालता है, वो ये लिखता है कि जो सारी प्रॉपर्टी है वो वेंडीज को मिल जाएगी, लेकिन उस प्रॉपर्टी का जो 2 बीघा पार्ट है, 2 बीघा जो इस प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो उसके पोजेशन में ही रहेगा उसके लाइफ टाइम में। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी परचेजर्स को, लेकिन जो 2 बीघा हिस्सा है वो उसके लाइफ के दौरान उसके पोजेशन में रहेगा और उसके डेथ के बाद वो उसके लीनियर डिसेंडेंट्स को मिल जाएगा। लेकिन ना ही उसके लीनियर डिसेंडेंट्स को कोई भी राइट नहीं होगा उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। मतलब वो उसे बस अपने पास रखेंगे और आगे के लीनियर डिसेंडेंट्स को ट्रांसफर करते रहेंगे एंड दे विल हैव नो राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कोई राइट भी नहीं देता उसे ट्रांसफर करने की। ठीक है, फिर ये होता है आगे क्लॉज में कि अगर वो भी जिंदा नहीं रहा और कोई भी उसका लीनियर डिसेंडेंट भी जिंदा नहीं रहा तो वो जो 2 बीघा लैंड है वो वेंडीज को मिल जाएगा बाकी की प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, अगर जिंदा रहते रहे तो उनके पास ही रहेगा, और अगर कोई भी जिंदा नहीं रहा उसका लीनियर डिसेंडेंट, देन द लैंड वुड बी टेकन बाय द परचेजर्स। ठीक है, सो अब क्या होता है इस क्लॉज के बाद वो प्रॉपर्टी जो है वेंडीज को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, लेकिन जो वो 2 बीघा लैंड है वो अपने पास रख लेता है और उसके बाद जब वो डीड एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद उस मतलब जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है वेंडर, उसकी डेथ हो जाती है। बाद में उसके सन की भी डेथ हो जाती है और उसका सन चाइल्डलेस, उसकी डेथ हो जाती है चाइल्डलेस सन की, उसका कोई भी बच्चा नहीं होता, उसकी डेथ हो जाती है। तो बाद में फिर जो परचेजर्स होते हैं वो बोलते हैं कि अब जो भी सेल डीड थी उसके क्लॉज के अकॉर्डिंग अब जो 2 बीघा पार्ट ऑफ लैंड है वो हमें मिल जाना चाहिए, क्योंकि अब कोई भी लीनियर डिसेंडेंट अलाइव नहीं है। लेकिन जो रिविजनर्स इस केस में जो प्लेंटिफ है वो सूट इंस्टीट्यूट करते हैं और वो बोलते हैं कि वो 2 बीघा लैंड के
मतलब वो उनके मालिक है बेसिकली, उन्हें वो 2 बीघा लैंड मिलना चाहिए। क्यों वो ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं कि ये सेक्शन 14 और 13 है, जो सेक्शन 14 जो बोलता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, टीपीए का सेक्शन 14 ये उसके वॉल्यूशन में है कि प्रॉपर्टी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाएगी। रिविजनर्स मतलब होता है जिन्हें एचएसए के थ्रू प्रॉपर्टी मिलती। अगर हम सेक्शन 8 जो उसके क्लास 1 हेयर्स थे, क्लास 1 क्लास 2 हेयर्स थे, वो लोग आ गए प्लेंटिफ बनकर और उन्होंने बोला कि डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी मतलब सक्सेशन के थ्रू जानी चाहिए, ना कि उन्हें मिलनी चाहिए जो बाकी की प्रॉपर्टी जिन्हें मिली है। क्योंकि ये वॉयलेशन है कि आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो और जिसे ट्रांसफर कर रहे हो उसे कोई राइट भी नहीं है उस प्रॉपर्टी को सेल करने का, तो इससे प्रॉपर्टी इनएलिएनेबल बन रही है। सो बेसिकली व्हाट इज द इश्यू इन द केस? द इश्यू इज कि जो ये 2 बीघा लैंड का क्लॉज है, क्या ये रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का वॉयलेशन है या ये रूल अगेंस्ट परपेचुइटी जो सेक्शन 14 में है उसका वॉयलेशन नहीं है? दैट इज द इश्यू ऑफ द केस। सो कोर्ट इस केस में अपनी ऑब्जर्वेशन देता है। कोर्ट बेसिकली बोलता है कि ये मैटर नहीं करता है कि प्रैक्टिकली रूल अगेंस्ट परपेचुइटी वॉयलेट हुआ है नहीं हुआ। जैसे कि हम केस में देखें, प्रैक्टिकली तो वॉयलेट नहीं हुआ है, क्योंकि परपेचुइटी की लिमिट क्या होती है? पीरियड ऑफ 18 ईयर्स और द लाइफ ऑफ द जिसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है उस पर्सन के लाइफ के टाइम, और या पीरियड ऑफ 18 ईयर्स, तो वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ पोस्टपोनमेंट है। तो कोर्ट बोलता है कोई लीनियंट डिसेंडेंट था नहीं, तो रियलिटी में तो परपेचुइटी रूल वॉयलेट नहीं हुआ है। लेकिन कोर्ट बोलता है कि हम ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या वो कंडीशन जो सेल डीड में दी थी वो वॉयलेट कर सकती थी रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की। सो बेसिकली वी हैव टू एग्जामिन द नेचर ऑफ द कंडीशंस दैट आर स्टेटेड इन द सेल डीड। सो कोर्ट बोलता है कि जो कंडीशन वेंडी ने इम्पोज की थी वो विदाउट एनी लिमिट थी, जो कि जनरेशन ओवर जनरेशन अप्लाइड करी जा सकती थी। ऑल्सो कोर्ट सेज कि जो ये जो क्लॉज था इसकी वजह से जो जिन्हें ओनर थे प्रॉपर्टी के, जिन्हें लीनियंट डिसेंडेंट्स को प्रॉपर्टी मिलती, वो उसे ट्रांसफर भी नहीं कर सकते थे, विच वुड हैव लेड टू टाइंग अप द प्रॉपर्टी। सो ये सेक्शन 14 के वॉल्यूशन में है। ऑल्सो जो माइनर जो अनबॉर्न पर्सन है उसके लिए जो आप इंटरेस्ट क्रिएट करते हो वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो अनबॉर्न मतलब उसने बोला कि जो ओरिजिनल ओनर ने उन्होंने बोला कि जो प्रॉपर्टी अनबॉर्न को मिलेगी उनके बाद वो उसके अनबॉर्न को मिलेगी, फिर उसके बाद उसका जो बेटा पैदा होगा उसको मिलेगी। तो ये जो माइनर के लिए ये लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, किसी को प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली तो मिल ही नहीं रही है। सो ये सेक्शन 13 का वॉयलेशन है, बिकॉज लाइफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ माइनर। ठीक है। ऑल्सो कोर्ट सेज कि जो हमें टेस्ट अप्लाई करना है वो ये देखना है कि जो इवेंट है क्या वो मैक्सिमम लिमिट के आगे पोस्टपोन करे जा सकते थे, परपेचुइटी में क्या पोस्टपोन हो सकती थी प्रॉपर्टी, ये नहीं देखना कि क्या हुआ है केस में। एक्चुअली में तो वॉयलेट नहीं हुआ है परपेचुइटी रूल, पर अगर उसके लीनियर डिसेंडेंट्स पैदा होते रहते तो वो वॉयलेट हो जाता। सो अप्लाइंग दिस टेस्ट द 2 पीकास ऑफ लैंड माइट हैव रिमेन्ड विद द डिसेंडेंट्स ऑफ द वेंडर। वो 100 200 300 साल वो लॉ मतलब लॉ के अगेंस्ट जाकर वो प्रॉपर्टी उसके लीनियर डिसेंडेंट्स को मिलती रहती। अगर वो लीनियर डिसेंडेंट अलाइव रहते, पैदा होते रहते, तो उन्हें मिलती रहती। तो ये टोटली लॉ के अगेंस्ट होता। इसीलिए जो ये 2 बीघा लैंड है उसका जो क्लॉज है 2 बीघा लैंड के रिगार्डिंग, कोर्ट सेज दैट इट इज वॉइड एज इट इज इन वॉयलेशन विद सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 ऑफ द टीपीए रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। ठीक है। तो ये सेल डीड इज वैलिड, लेकिन जो ये 2 बीघा लैंड का क्लॉज है दैट इज वॉइड। सो कोर्ट बोलता है कि नाउ द प्रॉपर्टी जो 2 बीघा लैंड है दैट विल बी गिवन टू द रिविजनर्स। तो अब ये जो 2 बीघा लैंड है ये एचएसए के थ्रू मिलेगा क्लास 1 जो भी हेयर्स है उनको। सो जो सेकंड केस है वो है राम बरन प्रसाद वर्सेस राम मोहित हंसरा, और ये जो केस है ये सेक्शन 14 पे बेस्ड है। सो इस केस में क्या होता है, 2 ब्रदर होते हैं तुलसीदास और किशोरी लाल। सो उन दोनों की ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, 4 ब्लॉक में डिवाइडेड होती है प्रॉपर्टी, वो उसके ज्वाइंट ओनर्स होते हैं इस प्रॉपर्टी के। ठीक है। तो 2 भाई प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ओनर्स होते हैं। सो आर्बिट्रेशन के थ्रू वो उस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लेते हैं आपस में। सो 4 ब्लॉक्स होते हैं, जैसे मान लो ए बी सी डी 4 ब्लॉक्स होते हैं, तो उनमें से ए और सी ब्लॉक पहला भाई तुलसीदास ले लेता है, और जो बी और डी ब्लॉक है वो दूसरा भाई किशोरी लाल होता है वो ले लेता है। सो जो
आर्बिट्रेशन में जब ये अग्रीमेंट करते हैं पार्टीशन करने का, प्रॉपर्टी को डिवाइड करने का, तो वो एक क्लॉज डालते हैं उसमें जो कि है प्रीएम्पशन क्लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक प्रीएम्पशन क्लॉज डालते हैं। प्रीएम्पशन क्लॉज का मतलब होता है कि आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से पहले दूसरे पर्सन की परमिशन लोगे, उससे प्रेफरेंस सबसे पहले दूसरे पर्सन को दोगे। तो यहाँ पे जो प्रीएम्पशन क्लॉज है, इट पुट्स अ कंडीशन दैट वन ब्रदर बिफोर सेलिंग हिज प्रॉपर्टी वुड गिव प्रेफरेंस टू द अदर वन। सो एक भाई अगर तुलसीदास फॉर एग्जाम्पल अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, तो पहले वो अपने भाई किशोरी लाल से पूछेगा क्या तुम्हें ये प्रॉपर्टी लेनी है। जब वो मना कर देगा तो ही वो उस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। मतलब प्रीएम्पशन क्लॉज मतलब दूसरे को प्रेफरेंस देनी है। तो क्या होता है कि वो दूसरे प्रीएम्पशन क्लॉज को यूज करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं और आगे एक दूसरे को मना कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर हो जाती है। सो जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो भी एक दूसरे से पूछते हैं और आगे ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसे कई बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, आगे जा चुकी है। सो नाउ अब प्रॉपर्टी में न्यू परचेजर्स आ गए हैं। ओवर द इयर्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, हाथों हाथों जा जाके वो एक न्यू परचेजर्स आ गए। तो अब जो एक न्यू परचेजर है वो दूसरे को प्रेफरेंस दे बिना उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है। सो जो दूसरा पर्सन होता है जिसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है, वो केस फाइल करता है कि ये है, इन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है और इन्होंने प्रीएम्पशन क्लॉज के साथ अबाइड नहीं किया है, इन्हें मुझे प्रेफरेंस देनी चाहिए थी और इन्हें मुझे प्रेफरेंस नहीं दी है। सो इशू बेसिकली इस केस में क्या है कि जो पहला इशू ये है कि जो प्रीएम्पशन क्लॉज है, क्या वो तुलसीदास और किशोरी लाल पे ही बाइंडिंग था, या जो फ्यूचर में प्रॉपर्टी खरीदेंगे सक्सेसिव ओनर्स होंगे जो प्रॉपर्टी, उन पे भी वो बाइंडिंग है। दूसरा इश्यू ये है कि जो प्रीएम्पशन क्लॉज है, इज इट वॉयलेटिव ऑफ द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, क्या ये परपेचुइटी रूल को वॉयलेट कर रहा है। सो दीज आर द टू इश्यूज। सो कोर्ट सेड, ये तो बहुत ट्रू है कि प्रीएम्पशन क्लॉज वो एक्सप्रेसिवली ये नहीं बताता है कि जो लिमिटेशन है, मतलब प्रेफरेंस देने की, ये फ्यूचर सक्सेसर्स या असाइनिंग पे भी बाइंडिंग है, जिन्हें फ्यूचर में प्रॉपर्टी मिलेगी उन पे भी बाइंडिंग है। लेकिन कोर्ट बोलता है कि अगर हम कॉन्टेक्स्ट और सर्कमस्टांसेस देखें जिस टाइम पे ये अग्रीमेंट बनाया गया था, उस टाइम पे प्रीएम्पशन क्लॉज ऐसे मतलब मैनिफेस्ट किया गया था कि प्रीएम्पशन क्लॉज बाइंडिंग माना जाएगा सक्सेसर्स पे। तो कोर्ट बेसिकली इंटेंशन देखती है ऑफ द ओरिजिनल पार्टीज। कोर्ट सेज द एक्सप्रेशन ऑफ द पार्टीज कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द ओरिजिनल ओनर्स। हम जो पार्टीज यूज किया गया है क्लॉज में, वो हम ओरिजिनल ओनर तक रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, पर इसमें हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और जो फ्यूचर सक्सेसर्स हैं उन्हें भी इंक्लूड करेंगे। देयर इज नो रीजन दैट द एक्सप्रेशन शुड बी गिवन रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग। ठीक है, वो एक कंडीशन है जो प्रॉपर्टी के साथ अटैच है और वो उसके साथ ही ट्रांसफर होनी चाहिए। इट इज इन पार्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑल्सो इस केस में हमें लुइस की बुक परपेचुइटीज की डेफिनेशन भी बताई है, जिसमें परपेचुइटी को फ्यूचर लिमिटेशन डिफाइन किया गया है। बेसिकली परपेचुइटी एक तरीके से रिस्ट्रेन कर देती है प्रॉपर्टी को कि इसमें कोई फ्यूचर इंटरेस्ट क्रिएट हो ही नहीं सकता है। सो कोर्ट बोलता है कि अगर हम if we read section 14 along with section 4, it is manifested that mere contract of sale of immovable property does not create any interest in the immovable property. So court बोलते हैं कि प्रीएम्पशन क्लॉज के थ्रू आप सिर्फ दूसरे इंसान को एक प्रेफरेंस दे रहे हो, उसे बस एक चांस दे रहे हो प्रॉपर्टी का खरीदने, वो एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है उसमें, उसका कोई मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है उस प्रॉपर्टी में कि उस दूसरे इंसान को वो प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी, वो सिर्फ दूसरे इंसान को बस पूछना है, इसकी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है प्रॉपर्टी में। सो कोर्ट हेल्ड दैट अ प्रीएम्पशन क्लॉज is just an agreement for sale. It does not provide a vested interest in the property. It is just giving chance to the other person before selling the property. Therefore, court से जो preemption clause है वो प्रॉपर्टी पार्टी को दे नहीं देता है। ये कोई मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी देनी ही पड़ेगी दूसरे पर्सन को। इट इज जस्ट आस्किंग द अदर पर्सन। सो कोर्ट सेज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द सिचुएशन, किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना और किसी को प्रेफरेंस देना, दोनों अलग अलग सिचुएशन है। कोर्ट सेज कि जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है वो ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल होता है, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एन प्रीएम्पशन क्लॉज।
Hence the preemption clause is valid. और जो preemption clause है वो rules against perpetuity का violation नहीं है, वो प्रॉपर्टी पे कोई भी फ्यूचर लिमिटेशन नहीं पुट करता है, प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर करी जा सकती है. कोर्ट सेज दिस. Now the last case is R. Kempraj versus Burton Son and Co. So इस केस में जो हमारे एपेलेंट होते हैं R. Kempraj वो लेसर होते हैं, वो एक लीज डीड एग्जीक्यूट करते हैं 10 years के लिए इन द फेवर ऑफ रिस्पोंडेंट. जो हमारे बर्टन सन है वो लेसी होते हैं, उनके फेवर में वो एक लीज डीड एग्जीक्यूट करते हैं. सो लीज डॉक्यूमेंट में वो एक क्लॉज डालते हैं कि ये जो 10 साल का पीरियड है इसमें जो ये लीज डीड है वो रिन्यू कराई जा सकती है. ठीक है, एक्सटेंड करवा सकते हैं लेसी अगर उनकी मर्जी है. सो 10 साल पूरे होने से पहले लेसी अपना डिजायर एक्सप्रेस करते हैं कि हमें जो ये लीज डीड है ये रिन्यू करानी है. सो जो लेसर होते हैं एपेलेंट वो रिफ्यूज कर देते हैं, वो बोलते हैं कि दिस इज अगेंस्ट द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी. ऐसे तो आप हर 10 साल में लीज डीड को रिन्यू कराते रहोगे और फिर तो प्रॉपर्टी आपके पास ही हमेशा रहेगी और प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगी. सो दिस इज रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, लेसर ये बोलते हैं. सो जो लेसी है वो सूट फाइल करता है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की आपने जो डीड थी, सेल डीड, लीज डीड थी, उसमें तो आपने ये लिखा था कि आप रिन्यू करा सकते हैं. नाउ यू आर रिफ्यूजिंग फ्रॉम दैट. सो what is the issue in the case? The issue is the option of renewal of the lease deed is violative of rules against perpetuity. क्या ये 10 साल में आप रिन्यू करा सकते हो, 10 साल के अंदर अगले 10 साल के लिए, क्या ये रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का वॉयलेशन है या नहीं है? दैट इज द इश्यू. सो कोर्ट बोलते हैं कि जो सेक्शन 14 है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी वो प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो कि है लिबर्टी ऑफ एलियनेशन. मतलब जो आप प्रॉपर्टी है उसे आपको लिबर्टी है, आपको फ्रीडम है कि आप उसको एलियनेट कर सकते हो पूरी तरीके से. जो प्रॉपर्टी है आपको राइट है उसे ट्रांसफर करने की. ठीक है, आप प्रॉपर्टी कोई भी ऐसी, और इसका ऑब्जेक्ट ये है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन ना आए कि जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती. सो लिबर्टी ऑफ एलियनेशन पे सेक्शन 14 बेस्ड है. सो जो हमारा सेक्शन 105 है टीपीए, उसमें जो लीज है वो डिफाइन करी गई है. लीज मतलब होता है कि किसी फिक्स टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक प्रॉपर्टी आप किसी को देते हो और उसके बदले आप मतलब कुछ मनी लेते हो, और जो ये टाइम है आप पहले ही मतलब अग्री करते हैं. जैसे रेंट में क्या होता है कि वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और टाइम जो होता है ना वो पहले ही डिसाइड नहीं किया जाता है. लेकिन लीज मतलब थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है रेंट का, जिसमें आप मतलब जैसे पट्टे पे आप प्रॉपर्टी देते हो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 105 ऑफ टीपीए, वो जो लीज को डिफाइन करता है वो बोलता है कि लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी. उस पे सिर्फ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है, ना कि ओनरशिप का ट्रांसफर है. और ये सर्टेन टाइम जो एक्सप्रेस किया गया है, एम्प्लॉय किया गया है जो सेल डीड में, उससे पता चलता है. इसके लिए कुछ कंसिडरेशन भी पे की जाती है. लीज is not a mere contract, but it is a transfer of interest in the land. According to section 105, a lease in perpetuity can be created. So section 105 कोई भी लिमिट नहीं लगाता है कि इतने टाइम के लिए लीज हो सकती है. सेक्शन 105 बोलता है कि लीज परपेचुइटी में क्रिएट की जा सकती है, लेकिन फिर भी जो लीज में जो प्रॉपर्टी होती है जिसे लीज करते हैं उसमें डे 1 से लेसर का इंटरेस्ट हमेशा रहता है, जिसे हम रिवर्जन कहते हैं. मतलब जो लीज डीड है, मतलब जैसे हम प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो प्रॉपर्टी के ओनर तो हम ही होते हैं, उस दूसरे इंसान को सिर्फ प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट होता है. सो द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिक्टेटेड इन परपेचुइटी. हम प्रॉपर्टी की ओनरशिप को परपेचुइटी में डिक्टेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, हाउ एवर लीज इज नॉट डीलिंग विद द ओनरशिप, इट ओनली डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. हम सिर्फ पोजेशन को ट्रांसफर करें. सेक्शन 14 तभी एप्लीकेबल होगा जब हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं. एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम प्रॉपर्टी का जो लीज डीड है उसे रिन्यू कर सकते हैं, वो हम ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी रिगार्ड नहीं कर सकते. सो सेक्शन 14 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लॉन्ग टर्म लीज. ठीक है, सो कोर्ट ऑब्जर्व कि जो लीज डीड में जो ऑप्शन है वो एक पर्सनल कन्वीनियंट है, और जो कन्वीनियंट है वो लैंड में एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है. ठीक है, सो परपेचुइटी रूल का कोई वॉयलेट नहीं हो रहा है.
और अगर हम मुल्ला की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग देखें तो सेक्शन 14 एक्सप्रेसिवली सेज दैट द राइट ऑफ कन्वेंटी इज नॉट एन इंटरेस्ट इन द लैंड. So basically court says that long term lease deeds are possible, totally possible, and it is not violative of rule against perpetuity. Therefore renewal of a lease deed is not violative of rule against perpetuity. So no interest in the property has been created as contemplated by section 14. section 14 जिस इंटरेस्ट की बात करता है वो इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया गया क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो गया. हेंस सेक्शन 14 इज नॉट वायलेटेड. और जो ये रिन्यूअल का ऑप्शन है इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी और जो अपील है इसलिए वो डिसमिस करी जाती है. थैंक यू सो मच.